आधा घंटा गुजरने से पहले ही 3 जवान वर्जिशी जिस्म के सड़ोल कमरे में दाखिल हुए और मुझे अपनी ज़ुबान में सलाम और हाथ मिलाकर बैठ गए। उन्होंने ही गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा कि उन्हें अपने महकमे की तरफ से मेरी हिफाजत करने और काम में मदद करने का मिशन सौंपा गया है। मैं इनकी बात न समझ सका और कहा कि मैंने काठमांडू में आज तक किसी को भी अपनी हिफाजत का नहीं कहा और न काम में हेल्प का कहा है, और किस महकमे ने उन्हें ये काम सौंपा है। लड़की मेरी इनसे और उनकी मुझसे बातें तर्जुम के साथ करवा रही थी। मैंने लड़की को कहा कि वो मेरी बात साफ साफ उन्हें समझा दे, हो सकता है उनको किसी और के लिए कहा गया हो। उन्होंने मेरी बात सुनकर आपस में कुसर पुसर किया और कहा कि हम अपने महकमे का नाम नहीं बता सकते। हाँ, आपको एतमाद दिलाने के लिए आपको ये लेटर देने के लिए कहा गया है। ये कहकर उन्होंने मुझे एक खाकी लिफाफा दिया। जब मैंने लिफाफा चेक किया तो देखा कि मेरा असल नाम, असल कोड नंबर और मेरे महकमे का नाम दर्ज था। मैं लेटर हाथ में पकड़े हैरानी से उन्हें देख रहा था, क्योंकि जो कुछ इस लेटर में लिखा था इसका पता मुझे और मेरे महकमे को था। कागज़ के इस टुकड़े पर साफ लिखा था कि मेरी हिफाजत और मिशन में हेल्प के लिए मेरे महकमे ने चीनी इंटेलिजेंस महकमे की खिदमत हासिल की है। मुझे इन 3 चीनी बाशिंदों से अब किसी किस्म की तस्दीक की ज़रूरत न थी, क्योंकि मेरे महकमे ने इनको हायर किया था। लेकिन एक मिशन मुश्किल थी कि मैं इनकी ज़ुबान नहीं समझता था और ये चीनी लड़की किसी हद तक काबिल एतमाद हो सकती थी। इस काम का मुझे इल्म न था। मैंने लड़की से कहा कि बहुत से अहम और खुफिया राज होते हैं जिनका ज़ाहिर करना बहुत मुश्किल होता है। क्या मैं इस मामले में तुम पर किस हद तक एतमाद कर सकता हूँ, और बतमरे मुतरजम क्या आप पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरा सवाल सुनकर लड़के का चेहरा बुझ गया। इसने चंद लम्हे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे इस सवाल का शिकवा किया और फिर ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, प्लीज़ वेट अ मोमेंट, और चंद ही मिनटों बाद 3 भारतीय अंग्रेजी अखबार लाकर मेरे सामने रख दिए। इन तीनों अखबारात में मेरी तस्वीर और मेरी तफसील और पकड़वाने वाले के लिए इनामी रकम लिखी हुई थी। इसने मुझे मेरे असल नाम से मुखातिब करते हुए पूछा कि यकीन के लिए यही काफ़ी है या मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत है। मैं हंस पड़ा अपनी शोहरत पर या बदनामी पर, जो भारत से निकल कर न जाने कहाँ पहुँच गई थी। मेरी हंसी में सब शरीक हो गए और लड़के के चेहरे पर नागवारी के असरात भी ख़त्म हो गए। नेपाल में मेरी आखिरी रोज़ तक ही तीनों नए दोस्त मेरे साथ रहे। मुझे बाद में पता चला कि इनका चीनी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक़ न था, मगर थे मुसलमान, और मेरी हिफाजत के लिए ख़ुद उन्होंने आपको आपकी हमारी एजेंसी के चीन एजेंसी को कहने पर हायर किया था। इनकी वजह से मुझे न सिर्फ अपने मिशन के मुतल्लिक़ बहुत मालूमात मिली, बल्कि मिशन पूरे भी किए। चीनी लड़की जो बज़ाहिर कम उम्र दिखाई देती थी, कम उम्र न थी, बल्कि इसकी उम्र 26 साल थी। वालिदैन की एक इकलौती बेटी थी, मुसलमान थी, चीन से नेपाल आकर आबाद हो गए थे। इसने भी मिशन में मेरी बहुत हेल्प की। लड़की ने भारतीय जो खाना खाने के लिए आते थे इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का सिस्टम भी कर रखा था, और वो गुफ्तगू मुझे सुनाती थी। इससे बहुत सी मुफीद मालूमात मिलती थी। इस मिशन से मैं वो साथ काम करते करते इतनी मेरे करीब आ गई के बाद शादी तक जा पहुंची। अगर मैं पाकिस्तान में शादीशुदा न होता और मेरा बेटा न होता तो मैंने पहले ही फुर्सत में इससे शादी कर ली थी। मगर जब इसकी माँ ने मुझे कहा कि उससे शादी कर ले और नेपाल में ही सेटल हो जाए, तो मैं सोचने लगा और कोई रास्ता निकालने लगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद मामला तय हो गए और मंगनी की रस्म की तैयारियां होने लगी। इसी दौरान वो इसकी वालिदा पहाड़ी सफ़र में थे कि इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और नीचे खाई में जा गिरी, जिससे वो दोनों माँ बेटी मौका पर ही फौत हो गए। इस तरह ही हमारे सारे प्रोग्राम नज़दीक पहुँचते पहुँचते अधूरे रह गया। अगर इंसान की सभी ख्वाहिशात और दुआएं पूरे होने लगी तो वो लापरवाह हो जाता है। इसलिए अल्लाह पाक इसकी कुछ पूरी कर देते हैं, कुछ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं। हमारी कामयाबी और नाकामी सिर्फ इस कादिर मुतलक़ के हुक्म और मंशा के मुताबिक है और हम इसके सामने बेज़रार है। मैंने अपनी चीनी दोस्त को कहा कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो मुझे इस जगह इस टाइम मिले, ताकि मैं इतनी देर तक अपने मिशंस को हतमी शक्ल दे सकूँ। इसी तरह उन्हें ये बताने में आसानी होगी कि वो इस काम में मेरा किस हद तक साथ दे सकते हैं, और मुझे दोबारा मिलने का वादा करके गर्मजोशी से मिलकर रुखसत हो गए। बाद में मैंने लड़की से इस पर शक करने की माजरत की और अपने होटल वापस चला आया। अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मिशन को मुकम्मल करने के लिए अब मैं काठमांडू में अकेला नहीं हूँ, बल्कि चंद अहम हमदर्द मेरे साथ है। होटल पहुँचा तो मोहसिन लॉबी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे कहा कि ब्रेन वॉश करने वालों की पूरी तफसील, औकात, नक्श गरज, हर चीज़ 6 दिन के अंदर अंदर मुझे पहुंचा दे।
محسن نے اپنی ڈائری میں پہلے ہی ان کے متعلق بہت کچھ لکھ رکھا تھا، باقی تفصیل اس نے 4 دن کے اندر مجھے پہنچا دی۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے ملٹری اٹاچی سے ان کی تفصیل مانگی تو اس نے بھی جو تفصیل دی اس میں برین واش کرنے والے 5 ہی تھے۔ پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کو ان کے کردار تک پہنچاتا ہوں تو ان کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا، وہ تو در بدر ہو جائیں گے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیتا تو اپنے ملک کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا ہوں اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے جاسوس کے تعداد میں اضافہ بھی کرتا ہوں۔ اگر بالفرض یہ پاکستان پہنچ جاتے تو وہ میرا محکمہ بھی ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس کا یہ حقدار ہے۔ اگر یہ نپٹ لیتا ہو تو بھی ان کو مرنا ہے۔ سو آخرکار میں نے ان سے یہی نپٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ 7ویں دن میں ان کی پوری تفصیل لے کر چنگوا ریسٹورنٹ چلا گیا اور چینی ہمدردوں کو ان برین واش کرنے والوں کو گھروں گلیوں اور فیملیز کے متعلق مفصل تفصیل بتا دیا۔ ہم نے باہم مشورے کے بعد آئندہ شام کو ملنے اور اپنا مشن مکمل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ ان کے گھروں تک پہنچانے اور ان کو پہنچانے کی ذمہ داری محسن کی تھی۔ واپسی پر میں نے محسن کو سارا پروگرام اور چینی دوستوں کو ساتھ جانے اور نشاندہی کے متعلق سمجھا دیا۔ باقی کام چینی دوستوں نے کرنا تھا۔ شام کو میں محسن کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا۔ محسن کو باہر چھوڑ کر میں چینی فرینڈز کے پاس گیا۔ ان کا طریقہ واردات بڑا انوکھا اور نیو تھا۔ ان کے پاس سلنڈر تھے جو زہریلی گیس سے بھرے ہوئے تھے، بقول ان کے یہ گیس کسی چہرے کے پاس چھو لی جائے تو چند سیکنڈ میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ خود گیس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ گیس ماسک ساتھ لائے تھے۔ اس کے بعد میں نے محسن کو بلایا اور ان سے ملوایا۔ چونکہ اس مشن میں میرا کوئی کردار نہ تھا اس لیے میں ہوٹل واپس آ گیا۔ ہوٹل پہنچنے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ چائنیز لڑکے کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تمہاری انٹری ڈال دی ہے، اس لیے بہت ایمرجنسی ہے، جلد ریسٹورنٹ پہنچے۔ میں ٹہلنے کے بہانے باہر نکلا اور رکشہ پکڑا چائنیز ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو لڑکی نے کہا کہ محسن انگریزی نہیں سمجھ رہا اور بول سکتے اور دوسرا مسئلہ گاڑی کا ہے۔ پروگرام کو ترتیب دینے کے دوران ہم گاڑی کا بالکل بھول گئے تھے۔ مجھے اب شیر پنجاب ہوٹل کے مالک سے گاڑی لینی تھی، اس سوچ میں تھا۔ چائنیز لڑکی نے اپنی گاڑی دے کر میری یہ مشکل حل کر دی۔ 11 بجے آپریشن کا ٹائم مقرر ہوا۔ ٹھیک 11 بجے ہم 5 گاڑی میں بیٹھے اور اپنے پہلے ٹارگٹ کی طرف چل پڑے۔ میں نے محسن کے کہنے کے مطابق گاڑی مین سڑک پر رک دیا اور محسن ان تینوں کو لے کر ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ ان کی واپسی 20 منٹ بعد ہوئی۔ محسن نے بتایا کہ پہلا ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے، اب ہم دوسرے ٹارگٹ کی طرف چل پڑے۔ آخر 3 گھنٹوں بعد ہم ان 5 موذیوں کو ٹھکانے لگا کر واپس لوٹے۔ 3 چائنیز راستے میں ہی ایک جگہ اتر گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو یہ سمجھا سکا کہ کل شام کو ریسٹورنٹ میں دوبارہ ملے۔ محسن کو اس گیسٹ ہاؤس کے قریب چھوڑ کر میں سیدھا چائنیز ریسٹورنٹ پہنچا۔ لڑکیاں اور اس کی والدہ میرا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر گاڑی میں نے ان کے حوالے کی۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لہٰذا لڑکی نے مجھے واپسی ہوٹل جانے سے روک دیا اور اپنے والدین کی ایما پر مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، ایک کمرے میں میرے سونے کا انتظام کر دیا گیا۔ میں درد کی وجہ سے بے حال ہو رہا تھا۔ لڑکی نے چائے بنائی اور اسپرین کی 2 گولیاں دی۔ میں نے انہیں چائے کے ساتھ کھا لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس طرح سوچتے سوچتے اور سارے رات گزر گئی۔ اگلے روز دوپہر چڑھے میں اپنے ہوٹل آ گیا۔ محسن نے مجھے رات والی ساری کارروائی سنائی۔ اس نے بتایا کہ مرنے والوں کے گھروں میں رات کو ہی واویلا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کس نے کس مقصد کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا اور کیوں کھٹکھٹایا۔ پولیس میں بھی اس واقعے کا رپورٹ درج نہیں ہو سکی، کیونکہ مرنے والوں کے جسم پر نہ تو تشدد وغیرہ کے نشان ہیں اور نہ ہی گھر والوں نے کسی کو دیکھا تھا۔ ہر کوئی قیاس کا گھوڑا دوڑا رہا تھا، مگر تہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ مجھے بھارتی انٹیلیجنس سے پوری امید تھی کہ ان مرنے والوں کا اہلخانہ کی امداد تو دور کی بات، ان کی تعزیت بھی نہ کریں گے، کیونکہ انہیں صرف اپنے مطلب سے ہوتا ہے۔ اس واقعے کے 10 روز بعد میں نے مرنے والوں کے اہلخانہ کو 10-10 ہزار روپے مہاجر قائدین کے ذریعے بھجوائے اور اپنی ایمبیسی کے ذریعے فلائٹ شروع ہوتے ہی پہلے فلائٹ سے پاکستان بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ کٹمنڈو میں اب میری اطلاع یا اندازے کے مطابق نہ تو کوئی مکتب بانی والا تھا اور نہ کوئی غدار مہاجر کی شکل میں رہا تھا۔ ان کی محفلوں میں شریک ہونے والے تتر بتر ہو گئے اور محسن کو دیکھ کر کتی کترا کر گزر جاتے تھے۔ ایک ہی ہم تھے جو جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ ان کی طرف سے فرصت ملی تو میں نے دن کو وجے کمار اور شام کو چنگوا ریسٹورنٹ جانا شروع کر دیا۔ وجے کمار کے ساتھ میں نے جتنا بھی وقت گزارا مجھے سکون ملتا تھا۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھی کہ دل کو مو لیتی تھی۔ میرا کئی بار دل چاہ کے اسے چینی لڑکی مریم سے اپنی محبت کی بات بتاؤ، مگر ہر بار
रुक जाता क्योंकि अभी वो इब्तिदाई मराहिल में थी। सफारत खाने भी चक्कर लगाया करता था। सफ़ीर अब काफ़ी मुतमईन हो गया था और मुझे अक्सर खाने के लिए इनवाइट करता, जिसे मैं किसी बहाने से मना कर देता। एक दिन सफ़ीर ने बड़ी राजदारी से मुझे कहा कि पाकिस्तान से वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, बोलो तुम्हारा क्या इरादा है। मैंने कहा अभी तो मेरा यहाँ मज़ीद रहने का इरादा है और दूसरा मेरे महकमे की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, जब वो बुलाएंगे तब जाऊँगा। अगर वज़ारती मेरे खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लिया करूँगा। सफ़ीर मेरी ये बात सुनकर खामोश हो गए। आइंदा आने वाले दिनों में मुझे मालूम हुआ कि सफ़ीर मुझे क्यों पाकिस्तान भिजवाना चाहता था। दरअसल यूएनओ की तरफ से मेडिसिन और दूसरी चीज़ों की लाट आने वाली थी। मेरे होते वो इसे बाजार में बेच नहीं सकते थे, इसलिए वो मुझे पाकिस्तान भिजवाना चाहता था और साथ यूएनओ का नुमाइंदा भी आएगा जो पैसों और चीज़ों को तकसीम का जायज़ा भी लेगा। और मेरे यहाँ रहने से जो एम्बेसी के अफराद उसे बंदरबान में शरीक थे, इनके राज अफशा होने का खतरा था। मैंने हालात को देखते हुए सफ़ीर साहब की सियासी और चालाकी से बचने के लिए एक फैसला किया और रजिस्टर डाक के ज़रिए एक ख़त सफ़ीर को भेजा, जिसमें मैंने उन्हें लिखा कि चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं मज़ीद काठमांडू में रुकना चाहता हूँ और बैसियत एक बेसहार माजर के मैं अपने हुकूक से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मुझे माजर होने के नाते मिलने वाले अलाउंस बंद कर दिया जाए और अफगान एयर पर पाकिस्तान भेजने के लिए मेरी बुकिंग नहीं की जाए। मेरे पास माजर होने का सबूत रजिस्ट्रेशन कार्ड था और नेपाली हुकूमत की जानिब से माजर को जब तक चाहे रहने की इजाज़त थी। मैंने इस खत की एक कापी अपने महकमे को भेज दी और एक सफ़ीर को भेज दी और साथ ही नोट लिखा कि बाज़ नॉर्मल वजूहात की बिना पर सफारत खाना मुझे पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन अभी मिशन का कुछ अकाम अधूरा है, इसलिए मैंने सफारत खाना को अपने हुकूक से बरजिमा कर दिया है। माजिरों के पास मेरे तकसीम किए गए रुपये ख़त्म हो रहे थे और माजिरों के नुमाइंदे मुझे इस बात के इत्तला दे चुके थे। तो मैंने कुछ सोच कर नुमाइंदों को बुलाया और कहा कि मैंने यहाँ से चले जाना है, इसलिए मेरे बाज़ाब लोगों को बाहर सफारत खाने पर इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आप पुरानी बातें बोल जाओ और पैसे सफ़ीर के हाथों से ही वसूल करें। नुमाइंदे मेरी बात समझ गए और उन्होंने बाकी माजिरों को भी कायल कर लिया कि इस बार वो सफ़ीर के हाथ से पैसे कबूल करेंगे। मुकर्रर दिन पर एम्बेसी में सारे माजिर आ गए। सफ़ीर पहले तो न माना, लेकिन जब मैंने गारंटी दी तो वो मान गया। उसे अपनी शोहरत की फिक्र थी। पहले तो उसने माजिरों के सामने अपनी खिदमत और हुकूमती पाकिस्तान के बारे में एक तकरीर जारी, लेकिन इसकी तकरीर पर कोई ताली न बुझी तो उसने रुपयों की तकसीम शुरू कर दी। इस बार ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ और 2 दिनों में सारे माजिरीन में पैसे तकसीम हो गए। नए माजिर कुंभों की आमद के माजिरों की तादाद 10 कुंभों का इजाफा हो चुका था। तकरीबन 15 लाख नेपाली करेंसी तकसीम की गई। रुपये की तकसीम से माजिरों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब माजिरों की पीठ की आग बुझी तो उन्होंने अपने खानदान और इर्द गिर्द देखा। इनमें एक खानदान की 2 बच्चे शादी के काबिल हो गई थी, बल्कि शादी की उम्र गुजर रही थी। आखिर उन्होंने माजिरों में एक फैमिली से बात की, मगर बाद ये मसला बना कि शादीशुदा जोड़े रहेंगे का। मुहसिन ने ये बात मुझ तक पहुँचाई। मैंने माजिर नुमाइंदों को बुलाया तो उन्होंने तस्दीक की कि ऐसा ही है और साथ ये भी बताया कि यह यहाँ पर मौजूद महाजिरों की पहली 2 शादियाँ हैं। मेरे पास काफ़ी पैसे बाकी थे। मैंने इन बच्चों की शादी लवारिसों की तरह नहीं होने दी, बल्कि इनके लिए 2 किराए पर मकान लिए, इनको थोड़ा सीट किया, फिर शादी करवाई। शादी कश्मीरी बस्ती की कश्मीरी मस्जिद में हुई। कारों का बंदोबस्त किया गया। निकाह के बाद दोनों जोड़ों को 10-10 हज़ार रुपये दिए। इनकी देखा देखी बाकी माजिरों ने, जिनके बच्चे जवान थे, वही शादियाँ की, क्योंकि पाकिस्तान पहुँच कर उनके लिए मुश्किल हो जाना था। मेरे 6 माह में नेपाल में रहने के अरसे में 11 शादियाँ हुई। जो माजिरों ने आपस में रिश्तेदारियाँ कायम की, मैंने मोहसिन को कहा कि वो भी शादी कर ले, मगर वो कहने लगा कि मैं पाकिस्तान जाकर सोचूंगा। फिर मोहसिन के साथ जो बुजुर्ग था, इसकी शादी भी उन्हें माजिरों में से एक बीवा से कर दी गई। इसके लिए भी मकान किराया पर लिया गया, मगर शादी के बाद मैंने उसे ये रिक्वेस्ट की कि मोहसिन को अपने साथ अपने घर में रखे। वो मान गए और मोहसिन इनके साथ रहने लगा। नेपाल में और भी बहुत से वाक़यात रोनमा हुए, जिनमें अहम वाक़यात का कलम का सुपर्द कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी का तसलसल बरकरार रखे। चीनी दोस्त 10वें रोज़ मुझे चीनी रेस्टोरेंट में मिले। मरियम ने बताया कि गुज़श्ता रात 3 भारतीय यहाँ आए थे और वो बंदी में बाज़ार में और वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे। मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन मैंने वो सब रिकॉर्ड कर ली। हम वो रिकॉर्ड लेकर मरियम के घर आ गए और ड्राइंग रूम में बैठकर रिकॉर्ड चला दिया। बातें करने वाले 3 आदमी थे। इस सारी गुफ्तगू का मौजू किसी काम को अंजाम देने की तारीख का मुतल्लक था। इनमें 2 आदमी एक आदमी को इस काम के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे। इन
उनके मुताबिक सारे मनसूबबंदी हो चुकी थी। भारत से आए हुए लोग कई दिनों से भारतीय सफारत खाने में बेकार पड़े हुए थे और मजीद ताखिर किसी तरह भी मुमकिन न थी। तीसरी आवाज़ वाला अपनी सफाई देता और मजबूरी जाहिर कर रहा था। सर आप बिल्कुल दुरुस्त पर मारे रहे, मैं उसे अपने हमरा पिकनिक पर जाने के लिए दावत तो दे सकता हूँ लेकिन ज़बरदस्ती हमरा नहीं ले जा सकता। मैंने हर तरह से उसके दिल में घर लेने की कोशिश की है और मैं उसमें कामयाब भी हो गया हूँ। वो हर 2-3 दिन बाद दुकान पर आता तो है मगर इसका कोई पक्का टाइम टेबल नहीं है। जब जी चाहा वो आ जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस मसले को आराम करने की कि वो मेरे साथ बाहर जाने पर इनकार न कर सके। मेरे दुकान के अलावा वो कई और भी तो जाता होगा। अगर इसके बाहर जाते वक्त निगरानी की जाए तो उसके रास्ते में ऐसी सुनसान जगह भी आती होगी जहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। इसके जवाब में कहा गया कि हमारी निगरानी करने वाले लोगों को उसने पहचान लिया था, लिहाजा वो इस काम के लिए बेकार हो गए। सुनसान जगहों पर उसे हलाक करना कोई बड़ी बात नहीं मगर हमें इसे जिंदा पकड़कर DMI के हवाले करना है। इस काम के लिए हमारे पास कंटेनर केबिन खड़ी है। हमारे आदमी बैठे बैठे उठा गए। हमारी एम्बेसी के सामने से हर रोज़ गुजरता है मगर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसके गुजरने के औकात मालूम नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी नाकामी की सूरत में वो चौकन्ना हो जाए। इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर यह फैसला किया गया कि एक रक्षा 2-3 रोज़ के लिए किराए पर लिया जाए और इस पर ड्राइवर की बजाय हमारा आदमी होगा। जो ही मैं बाहर जाने के रक्षा पकड़ूंगा तो रक्षा के चलने के बाद वो वाकी-टाकी के जरिए इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वाकी-टाकी पर पैगाम मिलते भारत एम्बेसी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और रक्षा ड्राइवर तेजी से रक्षा लेकर सफारत खाने के अंदर दाखिल हो जाएगा। सफारत खाने के अंदर जाते ही मैं भारतीय सरजमीन पर होता मुझे ही वोश किया जाता और कंटेनर केबिन टैक्सी मुझे भारत भेज दिया जाता। ये प्रोग्राम तय हो गया। अगले रोज़ तीसरे आदमी ने रक्षा का इंतज़ाम करना था और इसे अगले रोज़ इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाना था। मरियम और चीनी दोस्त इसका तर्जुमा सुनने के लिए बेताब थे। भारतीय सफारत खाने और DMI का सुनकर कुछ तो समझ गए थे। मैं उन्हें शुरू से लेकर आखिर सब बातों का अंग्रेजी में बता दिया। मरियम ने इन तीनों को चाइनीज़ में बता दिया। लिहाजा इन तीनों ने कहा कि वो आज सब आपके गार्ड्स के तौर पर साथ साथ रहेंगे या निगरानी करते रहेंगे। मरियम ने अपनी कार मुस्तकिल मुझे इस्तेमाल करने की अपील की जिसमें रद्द कर दिया। इसने वजह पूछी तो मैंने कहा कि कार में मैं इनका आसान शिकार बन जाऊंगा। कार पर गोली भी चला सकते हैं, ग्रेनेड फेंक सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। खैर वो मान गई। चीनी दोस्त ने एक टाइम पर 2 बतौर गार्ड्स मेरे साथ रहने का फैसला किया जबकि तीसरा अरेस्ट करेगा। इस तरह बारी बारी वो अपनी ड्यूटी देंगे। एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी वो थी तीसरे आदमी की जो बाकी दोनों का सर कहकर पुकार रहा था। मैं काफ़ी दुकानों पर जाता था मगर इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। जब इस पर पुण्य के सर मैंने इसके दिल में घर कर लेने की पूरी कोशिश की और मैं इसमें कामयाब भी हो गया। तो मैंने ज़हन में फौरन विजय कुमार आया जिसकी बातों से मैं बहुत मुतासिर होता था। तो अब मुझे समझ आई कि विजय कुमार भी भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। भारत में क़याम और नेपाल में क़याम के दौरान ये पहला शख्स था जिसको मैं पहचान न सका। मैंने दिल में ही कहा कि विजय कुमार जिस जाल में मुझे तुम फंसाना चाहते हो अब इस जाल में मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को इस तरह फांसूंगा कि तुम सब चकरा कर रह जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।